बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज जुम्मे के बाद हफ्ता आता है और मेरी छुट्टी होती है, तो मेरे लिए आज वीकेंड है, तो मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन आज कुछ काम भी हैं, वो भी करने हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं जिनका वीकेंड नहीं है, कोई बात नहीं, कल आपका वीकेंड होगा, सैटरडे के बाद संडे आता है। लेकिन वैसे जिनके लॉन्ग वीकेंड होते हैं शायद उनको कहीं ना कहीं छुट्टी का एहसास होता है, लेकिन मुझे लगता है जो एक संडे की छुट्टी में बहुत सारी जो जिम्मेदारियां लेकर लोगों को होता है कि उसको पूरा करना है, उनके लिए मुझे लगता है ऐसे आता है और ऐसे गुजर जाता है। ये ना वाकई वीकेंड हमेशा से ऐसे आता है और ऐसे ही गुजर जाता है, लेकिन ये ऐसे नहीं गुजरेगा। इस वीकेंड पे आज के दिन जी डी चौक इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो इंतहाई जो कह लें इम्पॉर्टेंट इशू भी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जी आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ जो नज़रसानी अपीलें हैं उनको मंजूर करते हुए मुनहरफ अरकान का वोट शुमार ना करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जबकि PTI ने जस्टिस मंसूर के बगैर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इकदाम हैं उनको चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जी दायर दरख्वास्त में कमेटी के 23 कमेटी के जो 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसले पर को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आईनी तरमीम पर किसी कीमत हुकूमत के साथ प्लस होने पर आमादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करते हैं, लेकिन इसमें मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, इसे खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। एक तरफ जी जैसे मैंने आपको आगाज में बताया कि तहरीक इंसाफ डी चौक पर एहतजाज करने पर बज़िद है, तो दूसरी तरफ उसे हुकूमत नाकाम बनाने के लिए भी तुली हुई है, पूरी तैयारी में है। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि किसी सूरत भी इस्लामाबाद धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई इस्लामाबाद आएगा तो फिर हमसे शिकवा ना करे। ये जो सूरत हाल है जी, और इसके साथ साथ आज जो एहतजाज होगा, और चूँकि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, ऐसा वज़ीर दाखिला ने कहा है कि उनके होते हुए अगर डी चौक आने वाला कोई भी हाथ लग गया तो फिर आपने शिकवा नहीं करना, ऐसा उन्होंने कहा है। मोहसिन नकवी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रेंजर्स आर्मी उनको तलब किया गया है, इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज क्या सूरत हाल है जी? पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो तालीमी इदारे हैं, मेट्रो बस स्टेशन है, इसको बंद करने का ऐलान रखा गया है। डबल सवारी के हवाले से भी 2 रोज़ की पाबंदी आयद है, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना है। हमारी नुमाइंदा फौजिया चौधरी इस हवाले से बता रही हैं। जी फौजिया। जी बिल्कुल, आज PTI की जानिब से जो एहतजाज की डी चौक में कॉल दे रखी है, हम इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं और डी चौक जो है मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। ना सिर्फ डी चौक बल्कि रेड जोन जो है वो गुज़श्ता रात ही जो है वो सील कर दिया गया था। इस्लामाबाद जो इस वक्त अगर हम कह सकते हैं सारा ही तकरीबन सील किया जा चुका है। तमाम मरकज़ी और मेन शाराएँ जो हैं वो गुज़श्ता रात ही बंद कर दी गई थी। डबल जो लेयर्स हैं कंटेनर्स की वो लगा दी गई हैं। 24 पॉइंट्स जो हैं इस्लामाबाद के वो बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद फैज़ाबाद जो है उसको बंद कर दिया गया है कि जुड़वा शहरों को ये मिलाता है, और फैज़ाबाद के भी जो तमाम मरी रोड अहम रस्ते हैं, मरकज़ी शाहराएँ हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है ताकि एहतजाजी मुज़ाहिरीन जो हैं PTI के वो यहाँ पर ना पहुँच सके। गुज़श्ता रोज़ जो है हमने देखा मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुकूमत की जानिब से जो है की गई। मोहसिन नकवी ने भी इसी हवाले से कहा था कि नरमी जो है वो किसी तौर पर भी बरती नहीं जाएगी, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं आज जो है वो कुछ डेलीगेशन भी जो है वो पाकिस्तान पहुंचने हैं, और हम देख रहे हैं श्रीनगर हाईवे जो है उसको भी बंद किया गया है। डबल कंटेनर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। डी चौक की इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते जो हैं और उसके साथ साथ आला हुकाम जो हैं, हमारा कैमरामैन फैसल अगर आपको दिखाए, आला हुकाम भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस, उसके साथ साथ खवातीन पुलिस एहलकार भी जो है इनके हमरा मौजूद हैं।
अभी सुबह का वक्त है और तमाम तर इंतजामात जो है इन्होंने मुकम्मल किए गए हैं, मुकम्मल कर रखे हैं, क्योंकि पीटीआई की जानिब से जो है मुल्क भर में जो एहतजाजी हैं उनको यहाँ पर डी चौक में पहुँचने की काल दी गई है। इसके साथ इस्लामाबाद के 24 पॉइंट्स बंद किए गए हैं इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से। दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है और डबल सवारी पर भी जो है वो 2 रोज़ के लिए जो है वो पाबंदी आयद की गई है। और डबल सवारी की सूरत में जो है इस्लामाबाद जो है इंतजामिया ने कार्रवाई का भी जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर रखा है। तो आज हम देख रहे हैं कि शहरियों को बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जो दफातर में शहरी पहुंचेंगे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार होकर पहुंचेंगे। 5 मिनट का सफ़र कम से कम जो है वो 1.5 से 2 घंटे में जो है वो तय हो रहा है। उसके साथ साथ अगर हम तालीमी इदारों की बात करें तो तालीमी इदारों में जो है सरकारी इदारों में छुट्टी अनाउंस नहीं की गई, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम जो हैं, इम्तहानात जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह की सूरत हाल है और वालिदैन के लिए, स्कूल बसेस के लिए, यूनिवर्सिटी बसेस के लिए मतलूबा मकाम तक पहुंचना, मतलूबा इदारों तक पहुंचना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। निजी जामियात ने खुद अपने तौर पर जो है वो छुट्टी अनाउंस कर रखी है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ दीगर जो प्राइवेट 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने छुट्टी अनाउंस कर रखी है, क्योंकि तुलबा तालिबात को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, यूनिवर्सिटी बसेस को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। बच्चों को मुख्तलिफ जो हैं अहम सेक्टर वहाँ से पिक करके यूनिवर्सिटी में लाते हुए। उसके साथ साथ अगर हम बात हो गया फौजिया, थैंक यू वेरी मच, आप इस हवाले से अपडेट कर रही थी। जी, आज इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, जिसके पेश नज़र जो इंतज़ामिया है उसने अपने तौर पर इक़दाम किए हुए हैं। हमारी नुमाइंदा फौजिया इस हवाले से अपडेट कर रही थी। लेकिन दूसरी जानिब जैसे मैंने आगाज़ में आर्टिकल 63A के फैसले के हवाले से बात की है और जिसको कलअदम करार दिया गया है, इस पे भी हम तज्जिया लेंगे और आज तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के हवाले से भी बात करेंगे। शनीला अमार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शनीला, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी ये जो फौजिया हमें बता रही थी कि तहरीक इंसाफ का ये जो 4 अक्टूबर का आज के रोज़ डी चौक पे जो एहतजाज है, इसकी कॉल तो दी गई है और मुख्तलिफ रहनुमाओं को भी कहा गया है कि वो अपने अपने जो इलाके हैं, जगह हैं, वहाँ से कारकुनान को लेकर डी चौक पहुँचे। लेकिन कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सब ने देखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम रोकेंगे, कोई आया तो फिर हमसे शिकवा ना करे। थैंक यू। बात यह है कि जो इस्लामाबाद है 2014 से ना इसी हालात में है, जैसे आपकी नुमाइंदा ने बताया कि जब भी एहतजाज होता है, जब भी कोई ऐसी कॉल दी जाती है तो पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया जाता है। बच्चों के एग्जाम बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, बल्कि ओ लेवल ए लेवल वाले जो बच्चे हैं उनके तो एग्जाम भी रिपीट नहीं होते हैं, तो उनकी जो मार्किंग होती है वो बड़ा असरअंदाज उनके ऊपर होता है। बात यह है कि पीटीआई अगर एहतजाज करना चाहती है, और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आ चुका है कि अगर आप उनको कोई मुख्तस कर दें जगह, वो वहाँ पे जाएं, जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लें, तो उनके लिए भी आसानी होगी और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी आसानी होगी। लेकिन जब कॉल ये दे दी जाती है कि आपने डी चौक पहुंचना है और फिर वहां से खैबर पख्तूनख्वा से जो वजीर आला वो ये बात कहते हैं कि हम आ रहे हैं, हम वफाक पे चढ़ाई करने की धमकी दे रहे हैं, 1 गोली लगी 10 गोलियां लगाई जाएंगी, तो फिर जाहिर है जो हुकूमत है उसने भी अपनी तरफ से एहतियात करनी होती है। क्योंकि आपने खुद ही इंट्रो में बता दिया कि मलेशिया के वजीर आज़म पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं, आगे SCO की कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, और इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अली अमीन गंडापुर इमरान साहब के पास गए भी थे कि हम अपने इसको पोस्टपोन कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यही एक मौका है जबकि चीज़ें रजिस्टर्ड होंगी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाएंगी, तो इसको किसी सूरत आपने पोस्टपोन नहीं करना है। अब आप शाहर दस्तूर की तरफ आ जाएं तो वहाँ पे तमाम आईनी इदारे हैं, उससे बाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव हैं, तो उसकी सिक्योरिटी को तो किसी सूरत रिस्क में नहीं डाला जा सकता। तो हुकूमत ने तो अपनी तरफ से हर तरह की तदबीर करनी, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ है उसके साथ बदकिस्मती के साथ उनकी सियासत में तशद्दुद का अंसर शामिल हो चुका है। 9 मई भी किया हुआ है, उससे पहले 25 मई को भी इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर अटैक किया हुआ है। ज़मान पार्क के बाहर से भी पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम वगैरह फेंके जाते थे। तो ऐसी सूरत में जब आपके मुल्क के अंदर फॉरेन डिग्निटीज आई हुई तो आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो हुकूमत ने तो एहतियाती तदाबीर करने, बल्कि अगर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कल जो खैबर एजेंसी के अंदर अमन जिरगा हो रहा था, तो कैसे निपटी उनके साथ KPK की गवर्नमेंट।
बल्कि वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो उन्होंने 3 MPOs के कितने ज्यादा ऑर्डर जारी कर दिए हुए, जिन पे सिर्फ नाम और वल्दियत की जगह खाली छोड़ दी कि किसी को भी पकड़ के आप नजरबंद कर सकते हो। तो आप अपने सूबे के अंदर तो जिरगे के ऊपर इतनी ज्यादा चढ़ाइयां कर रहे हैं, उनके लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि हम वफाक के ऊपर आए और आके चढ़ाई कर दें, तो वफाकी हुकूमत हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब शनीला साहिबा, सूरत हाल ये है जैसे आपने बताया, और आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर अहम इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर कॉन्फ्रेंस है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन इसमें फिर आप समझती हैं कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी, उन्होंने जिस मौके का इंतखाब किया है उसमें मसला है? क्योंकि जाहिर है अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बानी PTI से पूछा है तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप सोचें तो इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता, मौखर किया जा सकता था, बाद में एहतजाज किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त सिफारती सतह के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और इस्लामाबाद ऑलरेडी बहुत एक सेंसिटिव हमारा जो कह रहे हैं दारुल हुकूमत है, जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो इसमें आप समझती हैं कि दोनों साइड्स पे अब हुकूमत जिस तरह से निपटेगी, जाहिर है तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं तो आएगी सड़कों पे, कुछ तो कारकुनान को लेकर आएंगे जैसे तैसे करके, तो हुकूमत तो अपनी तौर पे तैयार है शनीला साहिबा। देखिए, हुकूमत तो अपने तौर पे तैयार है और इस दफा तो मेरे ख्याल में ज्यादा सख्ती की जाएगी कि किसी सूरत भी किसी को आने दिया जाएगा। कल से गिरफ्तारियां जो है वो शुरू हो चुकी हुई हैं। PTI देखें इसको पोस्टपोन कर सकती थी, लेकिन वो करना नहीं चाह रही ना, क्योंकि उनके लिए इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि जब आपके मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं और उसके बाद SCO की कॉन्फ्रेंस है जिसके तहत 15 ममालिक के डिप्लोमेट्स ने आपके मुल्क के अंदर आना है, जिसमें ये भी एक्सपेक्टेड है कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे, तो वो तो इससे फायदा आना चाहेंगे कि जब पूरी दुनिया का मीडिया की नजर पाकिस्तान के अंदर लगी हुई है तो वो अपना एहतजाज करेंगे, तो वो एक हेडलाइन बनेगी। लेकिन और PTI हमेशा से समझती भी यही रही है कि जो क्योस होता है, जो इंतशार होता है, वो उनको फायदा पहुंचाता है, लेकिन ये क्योस इंतशार तब फायदा पहुंचाता है जब इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ होती है, जब आपके धरनों में लोगों को लाया जाता है, जब बंदे पूरे किए जाते हैं। जब आपके साथ सिस्टम नहीं होता तो फिर आपको उसी तरह की मुश्किलात पेश आती है, जैसे कि हुकूमत से निकलने के बाद PDM की हुकूमत से लेके आज तक PTI को आ रही है। इमरान खान की कोई भी एहतजाजी तहरीक जो कामयाब नहीं हुई, हाँ उन्होंने मीडिया को कैप्चर किया है, हेडलाइन बनी है, उसके बाद खबरों में वो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना मकसद कोई हासिल नहीं किया। जैसे वो मई में आए थे, फौरन निकल 2022 के अंदर तहरीक अदम एतमाद के बाद, तो उनका ये था कि इलेक्शन की उनको तारीख मिल जाए, उनको नहीं मिली। पंजाब असेंबली की असेंबलियां तोड़ दी गई, उसके बाद लॉन्ग मार्च किया कि उनको इलेक्शन की तारीख मिले, उनको नहीं मिली। जनरल आसिम मुनीर की तकरीरी रोकने के लिए लॉन्ग मार्च किया, उनको नहीं मिली। इमरान खान को गोली लगी और अवाम को उस तरह से रद्द-ए-अमल हुआ, वो काम नहीं होते रहे। 9 मई हुआ और बगावत नहीं हुई। तो अब इमरान खान को कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना चाहिए कि एज ए सियासतदान अब वो मुज़ाकरात की तरफ आ जाए। जब उनको कल मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं कि ये बड़ा एक अहम मौका है, वो हुकूमत को कह रहे हैं कि आप आईनी तरमीम को मौखर कर दें, ये मौलाना फजल रहमान हुकूमत को ये कह रहे हैं कि आप SCO के बाद उसको कर लें, तो वो PTI को भी यही कह रहे हैं कि आप अपने एहतजाज को भी पोस्टपोन कर दें। तो PTI को चाहिए तो अब ये कि कुछ ना कुछ लचक वो भी अब दिखा दें। हर दफा अगर वो ये समझते हैं कि एहतजाज से हासिल उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अभी तक कोई तहरीक पाकिस्तान से कामयाब नहीं हुआ, सिर्फ स्वाय इसके कि हेडलाइन बन जाते हैं और वो खबरों में रहते हैं। तो बेहतर ये है कि वो थोड़ी सी सियासी मैच्योरिटी दिखाएं, वो हुकूमत के साथ किसी मुज़ाकरात के अंदर आ जाएं, शायद कहीं ना कहीं उनकी कोई बात मान ली जाए, कहीं ना कहीं उनके लिए लचक दिखा दी जाए, कुछ उनकी बात मान ली जाए, कुछ हुकूमत अपनी बात मनवा ले। हर दफ़ा इंतशार, तशद्दुद या डी चौक पहुंचे, हर सूरत में पहुंचे, फिर वो लड़ाई होगी, फिर वो सारे मसले होंगे। तो बेहतर यही होता है कि सियासतदान थोड़ी सी सियासी मैच्योरिटी दिखा के अपने लिए बहुत कुछ हासिल कर सकता है। सियासी मैच्योरिटी दिखाकर अपने लिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, यही तो एक अलमिया है शनीला साहिबा कि सियासी मैच्योरिटी नहीं आ रही, जितने मर्जी सियासी मैच्योर रहनुमा हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके तज्ज़े का। शनीला अमार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जी। आज तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज है, जिसके हवाले से वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके अलावा भी बहुत सारी जो हैपनिंग्स हैं जो सफारती सतह पे ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए, वो हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई भी आएगा डी चौक का रुख करेगा तो उसके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। टैक्स रिटर्न्स के हवाले से अब हम बात करने वाले हैं जनाब। ये जो मामला है टैक्स गोशवारे जमा करवाने का, हुकूमत ने टैक्स साल 2024 के लिए जो इनकम टैक्स गोशवारे हैं वो जमा करवाने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 14 अक्टूबर कर दी है। ये फैसला इन अफराद को मौका फराहम किया गया कहीं ना कहीं जो 30 सितंबर की जो मुकर्ररा तारीख है उसमें रिटर्न जमा नहीं करवा सके हैं। हालांकि फेडरल बोर्ड यानी FBR की हम बात करें, उसकी जानिब से ये पहले इशारा दिया गया था कि मज़ीद तौसी नहीं दी जाएगी, लेकिन रात गए एक नोटिफिकेशन आया जिसमें नई तारीख का ऐलान किया गया। रात गए तारीख बढ़ाने की वजह क्या थी, इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान की तारीख में जी पहली बार जो सालाना आमदन टैक्स गोशवारे जमा कराने की तादाद 35 लाख से बढ़ गई है और इन गोशवारों के साथ टैक्स गुजारों ने जी 55 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स भी जमा करवाया है। ये टैक्स फाइलिंग जो है जो ये कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है और टैक्स नेट को बढ़ाने के हवाले से, और ये जो सारा मामला है इस पे पाकिस्तान विद टाइम कितना इम्प्रूव कर रहा है, कितनी अवेयरनेस आ रही है, कितनी स्ट्रिक्टनेस के बाद असरात हो रहे हैं, सब पे बात करेंगे। हमारे साथ आमिर कदीर साहब मौजूद हैं, माहिर कानून है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ज़रा अंडरस्टैंडिंग के लिए जी, हम एज ए नेशन टैक्स, वैसे अभी आपसे मेरी ऑफर भी बात हो रही थी, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में टैक्स तो पे कर रहे हैं, लेकिन जो रिटर्न फाइल करना है उसमें अभी भी बहुत कम तादाद है। विद टाइम FBR ये क्लेम करता है, हुकूमत कहती है जी हम टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, लोगों को उसकी तरफ लेकर आ रहे हैं। क्या वाकई इम्प्रूवमेंट आ रही है विद टाइम? जी, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। देखिए, इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि सबसे हॉट इश्यूज़ जो उनसे हैं ना, उनमें से नंबर 1 पे मैं समझता हूँ अगर कोई सियासी ये जो रैलियों इनके बाद अगर कोई आता है तो वो हमारा ये टैक्स का इशू है। बिल्कुल बिल्कुल। और टैक्स ज़रूरत भी है हमें, मतलब पाकिस्तान को चलाने के लिए, इसके सिस्टम को चलाने के लिए टैक्स हमें चाहिए। अगर टैक्स नहीं होगा, नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का ग्राफ नीचे जाएगा। लेकिन क्या इसको कलेक्ट करने के लिए जो ये मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, हुकूमत जो हथकंडे इस्तेमाल करती है या जो तरीक़ाकार इख्तियार करती है, हथकंडे छोड़ दें, तरीक़ाकार जो इख्तियार करती है, क्या वो सही है या गलत है, हम इसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो अभी आपने बात की है कि रात गए ये जो नोटिफिकेशन हुआ 14 अक्टूबर, इन्होंने डेट बना दी। बात यह है कि देखें, कुछ गलतियाँ लोगों की भी हैं और कुछ गलतियां FBR की भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोग ही मतलब गलत होते हैं या FBR ही हमेशा गलत होता है। बात यह है कि देखें, जब आप पॉलिसीज़ बनाते हैं या अगर आप कोई टाइम फ्रेम किसी को दे रहे हैं तो आपने ये भी तो देखना होता है कि क्या आपने उसकी जो तैयारियां थी या जो सिस्टम था वो आपने सारा का सारा अपडेटेड किया या नहीं किया। अभी 2 दिन पहले जब मतलब 29 और 30 सितंबर थी या उससे पहले भी 3 दिन, मतलब ऐसे हालात थे कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए थे, कोई रिटर्न फाइल कर ही नहीं पा रहे थे ड्यू टू द जो टेक्निकल प्रॉब्लम ऑफ FBR सिस्टम। अच्छा, तो वो अब इतना सारा टाइम, अब हुकूमत को कम से कम ये ख्याल करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए, कुछ थोड़ी सी मजबूरी हमारे लोगों की ये होती है कि वो लास्ट डेट्स में ही आते हैं। बिल्कुल, वो तो हमें तो होता है कि कोई पहले आ जाए तो हम उसको अगर मतलब आसानी के साथ उसको फाइल कर लें, लेकिन लोग चूँकि आते ही टाइम पर हैं तो अब जब हमारे ऊपर भी बर्डन होता है, वही बर्डन शिफ्ट हो जाता है FBR के पोर्टल के ऊपर। जब FBR के पोर्टल पे जब वो बर्डन शिफ्ट होता है तो उससे क्या होता है कि उसकी कैपेसिटी जो सी है वो काम करना छोड़ देती है। उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि इतने लोड को वो अफोर्ड कर सके। उससे क्या होता है कि फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं कि जी आप हमें को टाइम तो दें कि हम रिटर्न अपनी फाइल कर लें। बहुत सारी रिक्वेस्ट्स हमारी बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से भी गई, ट्रेड यूनियन की उससे भी गई, इसके अलावा लोगों की तरफ से जो दूसरी दीगर उनकी यूनियंस हैं उनकी तरफ से भी गई। उसके बदले में उन्होंने उसको डेट को बढ़ाया। डेट को बढ़ाने का, अगर उन्होंने इसको बढ़ाना ही था तो ये जो कैलकुलेशन अभी जो आप हमें बता रही हैं कि जी 35 लाख या 37 लाख, मेरे मुताबिक 37 लाख से भी ऊपर चली गई है, तो ये इससे भी इंक्रीज़ हो सकती थी। उसकी वजह ये थी कि अगर इसको ये बढ़ा देते तो जिनकी रिटर्न फाइल नहीं हो पा रही थी वो भी हो जाती। तो ये
इससे ऊपर चली जाती। ठीक है। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर देखना ये चाहिए कि हमारे मुल्क की हालात क्या हैं। इसी महीने के अंदर ट्रेड बॉडीज़ के इलेक्शंस थे, इसी महीने के अंदर ईद मिलादुल नबी थी, बहुत सारा लोगों ने बाकी चीज़ों को भी मैनेज करना होता है, रिटर्न को फिर अपने सिस्टम का। अच्छा, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट, मैं आपसे यही पे इंटरप्ट, आपने सिस्टम की निशानदेही की जिस पे आपने कहा कि लोग आ रहे थे और 2-3 दिन आप लोगों को इसी तरह से गुजर गए कि सिस्टम अपडेटेड नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये जो टेक्निकल मसले हैं, या तो मुझे लगता है कि हम तैयार नहीं हैं, हम इन 35-37 लाख में ही सिस्टम हमारा इसी कैपेसिटी का है, या फिर हमारे इसकी इंटेंशन, हमारी हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि लोग वाकई टैक्स दे देंगे। ये कोई दो मामले ही हो सकते हैं जो अगर सिस्टम बैठ रहा है इतनी जल्दी। नहीं, हाँ सिस्टम देखें, अभी आप बिलीव करें कि ये जो इन्होंने सिस्टम की अपग्रेडेशन की है उसके बाद ये हाल है। वाओ। इससे जो लास्ट ईयर था उसमें तो, पहले वाले में तो इतनी भी सख्त नहीं थी कि चलाते हैं। हर साल आयरस वो वायरस की शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है कि वो चलता ही नहीं है। जब भी ज़रूरत होती है ये सिस्टम इनका चलता ही नहीं है। फिर दूसरी बात ये है, देखें टेक्निकल प्रॉब्लम्स में एक और भी बात आती है कि इसमें ना हमें जो डाटा अब चाहिए, जो मतलब हमने लेना होता है जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, तो डाटा हमें प्रीवियस डाटा जो है ना वो उसके अंदर इंसर्ट करना होता है अपना नया डाटा। अगर उसमें कुछ चेंज है तो हम उसके अंदर कर देते हैं। हमें यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम आई कि वो डाटा ही पीछे से गायब हो गया। कहाँ गया वो? बस वो इंटरमिंगल्ड हो गया, वो कुछ चीज़ें उनके सिस्टम के अंदर वो कोई प्रॉब्लम थी, उसमें प्रॉब्लम। ये तो वो बातें हैं जो हम फेस करते हैं, जो प्रैक्टिकल है, जो प्रोफेशनल्स कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छा, अब इसमें एक आम बंदे के लिए exactly. अब मेरा सवाल ये है कि ये तो आप माहिर कानून हैं और आपका काम है कि लोग आपके पास आएंगे, वो कहेंगे जी कि हमारी रिटर्न फाइल कर जी ऐसी है। एक मेरे जैसा लेमैन है, अगर मैंने कभी ज़िंदगी में सोच लिया है कि मैंने कुछ FBI की वेबसाइट से देखना है या मैंने FBI के सिस्टम पे कुछ चेक करना है, ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड ही क्यों है? इसकी एक्सेस या इसका जो सिस्टम को ईजी करना, लोगों की तक पहुँच होना और उनकी अंडरस्टैंडिंग होना, आमिर साहब ये भी तो बड़ा ज़रूरी है। देखें, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये हम तो जब से मुझे तकरीबन कोई लगभग 25 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो हम माँ सिवाय 2001 से लेके 2010 तक जब ये सिस्टम अपडेट कर रहे थे, तो उस वक्त थोड़ा सा लोगों को ये सहूलत दी गई थी कि जी आप यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम उस वक्त चलती थी, और उसमें ये कहा गया था कि आप जो भी हमें दे देंगे तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे अनटिल के हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। अच्छा, ठीक है जी। डाटा अपडेट हो रहा था। अभी एक बात तो जो सच्ची है, देखें इसमें जो पहले जब ये दौर आया तो लोगों ने रिटर्न फाइल करना ही छोड़ दी। लोगों का मिजाज भी तो हमारे ऐसा ही है ना कि जब उनको कोई नहीं पूछता तो वो खुद से वो कुछ भी नहीं करते। जब डाटा आना शुरू हो गया, अभी मतलब मैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब की जितनी भी हमारे वो लेटेस्ट जो स्पीचेस हैं उसमें भी मैंने देखा है बहुत सारी इन्होंने मतलब जो सी ना अपग्रेडेशंस की हैं, जिसमें से जो नादरा वाला जो एक ये कर रहे हैं ना सिस्टम ऑन कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। उसके अंदर वो सारी की सारी एक बंदे के CNIC के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशंस आ जाती हैं। जैसे ही उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस आती हैं FBR उनसे पूछने का मिला जाता है। अभी आजकल एक नया जो लोगों के अंदर डिस्कशन में बात आ रही है, वो कहते हैं आपका लाइफस्टाइल भी टैक्स होगा। मतलब लाइफस्टाइल को कैसे चेक करेंगे? अब वो लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल की उन्होंने बात की है, डिफाइन कर दिया। उन्होंने बात की है कि जी लाइफस्टाइल क्या है। लाइफस्टाइल ये है कि आप कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, आप का रहना सहना क्या है, आपकी ये सारी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें जब आपके CNE के साथ मैच की जाएंगी तो फिर हम देखेंगे कि जी वो उसमें टैक्स रिटर्न्स के साथ जो हैं वो मैच करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, तो बस ये ज़रा लाइफस्टाइल को भी थोड़ा सा हमें मॉनिटर करें जी। आपको वैसे तो फैसिलिटीज टैक्स के बदले मिल रही है या नहीं मिल रही, लेकिन हुकूमत को टैक्स देना हमारी जिम्मेदारी है। और लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं, या सैलरी क्लास या कोई भी अपने तौर पर जितना भी टैक्स दे रहा है, एटलीस्ट फिर इन रिटर्न भी उस पब्लिक को कुछ मिलना चाहिए। आप स्ट्रिक्टनेस करें, आप सब कुछ करें, आपका राइट है कि आवाम को टैक्स देना चाहिए, लेकिन फिर आवाम के एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना भी तो हुकूमत का फ़र्ज़ है ना सर। जी ये देखें, ये बहुत अच्छी बात आपने की है कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि आवाम की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे।
अब हुकूमत अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ अलमिया ये है कि मैं कोई हुकूमत की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं हम सहूलतें उस लेवल पे मांगते हैं, लेकिन जब हम टैक्स देने की बात आती है तो जब तक हमें पकड़ा ना जाए हम खुद से टैक्स नहीं देते। लेकिन सर हमें बेसिक ज़रूरियात भी नहीं मिलती, हम सहूलतें उन तरह की क्या करें। एक बंदे को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, उसको खाने की चीज़ें महंगी मिल रही है, उसको बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसके घर में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ये तो बेसिक चीज़ें, ये तो डेवलप कंट्रीज वाले कोई शौक ही नहीं है सर, ये तो अंडर डेवलप्ड वाले हैं। ये नहीं, वो बात दुरुस्त है। देखें इसमें कोई शक नहीं है कि बेसिक राइट्स जो उनसे हैं अभी बेसिक राइट्स के हवाले से ये एक बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। बात यह है कि देखें जब अगर हुकूमत अगर ये सारी चीज़ें ले रही है तो उसको डेफिनेटली उसको जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो उनको देने चाहिए। हमारा अलमिया ये है अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतने ऐसे खिते में रहते हैं कि जहाँ पर हमारे दाएं बाएं हर जगह पर हमारे दुश्मन ही दुश्मन हैं। हमें उन दुश्मनों से बचने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने सारे सिस्टम के लिए हमारे फंड्स जो उनसे हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं। हमें वही मेंटेन करने के लिए और ये सारे का सारा निज़ाम चलाने के लिए पैसे थोड़े पड़ जाते हैं जो हमारे पास कलेक्शन होती है। हमें अगर हमारे पास पैसे हों तो हम IMF के पास क्यों जाएं? फंडामेंटल राइट्स तो हम बात की बात है ना, लेकिन हम सर बड़ी लंबी डिबेट में आप पड़ जाएंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। आमिर कदीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, माहिर कानून है। इनकम टैक्स अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो 14 अक्टूबर जो जनाब इसकी डेट में तौसी कर दी गई है, अपने टैक्स को फाइल करें, बड़ा ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और वर्क प्लेस हरासमेंट या फेवरेटिज्म की हम बात करें, इसके वाकयात में इजाफा देखने में आ रहा है। अभी तो मैं आपको चीन की एग्जांपल देने वाली हूँ, जिसमें एक फर्म के अंदर खातून मुलाजमा को बॉस के लिए नाश्ता और कॉफ़ी लाने से इनकार पर आरजी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। ये सिर्फ वाकया हम बात करें, ये चाइना में तो रिपोर्ट हुआ है जिसका मैं अभी रेफरेंस दे रही हूँ। लेकिन जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वर्क प्लेस हरासमेंट हो, फेवरेटिज्म हो, और ख़वातीन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो चैलेंजेस होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हुए, इस पे आज हम बात करेंगे। और ओवरऑल वैसे भी बड़ा टॉक समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मैं कह रही, समटाइम्स कह रही हूँ, कुछ बहुत अच्छी वर्क प्लेसेस भी होती हैं जहाँ पे ख़वातीन का ख्याल भी रखा जाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, फेवरेटिज्म हो, इन चीज़ों को अवॉइड भी कर पाती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जहाँ पे ख़वातीन को बड़े चैलेंजेस दरपेश होते हैं, चाहे वो बॉस की शक्ल में हो, एम्प्लॉय आपके कॉलीग्स की शक्ल में हो, किसी भी सूरत में आपको किसी भी तरह की हरासमेंट, फेवरेटिज्म फेस करनी पड़ सकती है। कैसे बचा जाए जी इस सिचुएशन से? हमारे साथ इस वक्त अलम चौधरी मौजूद हैं, ट्रेनर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देती हैं। सबसे पहले तो हम अनम को खुश आमदीद भी कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अनम फॉर ज्वाइनिंग अस। अपने काम के बारे में, अपने बारे में ज़रा हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और जो बेसिकली मैं जो ट्रेनिंग्स भी देती हूँ और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम भी करती हूँ। मेजरली इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि हम जो है ना जो हमारी एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी जो जनरेशन है, उनको हम गाइड कर सकें कि जो ऑफिस एनवायरनमेंट में हमने कैसे रहना है और किन किन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ताकि जो वर्क प्लेस हरेसमेंट का बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है इस पर हम कंट्रोल कर सकें। सो बेसिकली मैं उस चीज़ में ट्रेनिंग देती हूँ एम्प्लॉयज़ को, ताकि जब वो फ्लोर पे जाते हैं, जब वो ऑन बोर्ड होते हैं, तो वो चीज़ें, वो मिस्टेक वो ना करें जो आज से पहले लोग कर चुके हैं। ठीक हो गया, इंटरेस्टिंग। अच्छा अनम, पूरी दुनिया में जहाँ ख़वातीन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मौशी तौर पे भी ख़वातीन का काम करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान में भी वर्किंग वेमेन की तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन इस इजाफे के साथ बहुत सारे चैलेंजेस में भी इजाफा हुआ है। आपको क्या लगता है जी, ख़वातीन को कितनी अवेयरनेस है और किस चीज़ की कमी है इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए?
अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो टॉपिक है ना, ये इतना ज़्यादा संजीदा है कि हमें इस पे गौर फ़िक्र करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि कंपनीज़ रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। अगर कंपनीज़ में रूल्स रेगुलेशन नहीं बने हुए तो उनको वो बनाने चाहिए, ताकि हर फीमेल को वो राइट मिल सके जो एक मेल को मिल रहा है। फेवरेट रीज़न बहुत ज़्यादा हो गया है। लाइक आप एम्प्लॉय जो होता है उसको कह देते हैं ये मेरा फेवरेट एम्प्लॉय है, ये ठीक है, ये मेरे काम करेगा। जो बॉस का काम है वो बॉस करे, जो एक ऑफिस बॉय का काम है वो ऑफिस बॉय करे। डजेंट मैटर कि आप किसी अपने एम्प्लॉय को कह रहे हैं कि आप मेरे लिए, जैसे आपने स्टोरी का बताया मुझे कि आप मेरे लिए चाय सर्व करें, ये मेक सेंस नहीं है, ठीक है। ये किसी भी रूल्स में नहीं लिखा हुआ। इस तरह से तो फिर ख़वातीन को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा कॉर्पोरेट सेक्टर में। सो वो मज़ीद उसमें अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। सो आप बेहतर यही है कि आप रूल्स रेगुलेशंस बनाएं ताकि उसको फॉलो भी करें और पूरी कंपनी रिस्ट्रिक्ट हो, उनको पता हो कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं। आपने किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी, किसी को हरेसमेंट नहीं करना, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो लाइक वर्बली हो, किसी भी तरह की। सो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ हम सबको मिलकर इस पे काम करना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल हो। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जो हरासमेंट होती है वो सिर्फ वर्बल नहीं होती है, वो आपके किसी को स्टेयर करने के अंदाज से भी हो सकती है, किसी ने आपको कोई बात की है उस टोन में भी हो सकती है। सो दे आर वेरी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हरासमेंट। अगर आपको कोई काम करने नहीं दे रहा, आपको तंग कर रहा है, तो ये भी एक तरह की हरासमेंट ही है। लेकिन ख़वातीन की हिफाजत के लिए ना आपने आपको वर्क प्लेस एथिक्स और वर्क प्लेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके हवाले से लॉज मौजूद हैं। आपको लगता है कि जो ख़वातीन इस वक्त वर्किंग सिचुएशन में हैं, मुख्तलिफ ऑफिसेज़ में, फर्म्स में काम कर रही हैं, उनको पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, रूल्स मौजूद हैं, अगर कोई उन रूल्स की वायलेशन करता है तो दे कैन रिपोर्ट? बेसिकली जो मैंने चीज़ फील की है ना, मैं लास्ट कंपनी में भी 2 केसेस में डील कर चुकी हूँ। उसमें भी ये चीज़ है कि ख़वातीन पहले तो डिस्कस नहीं करती कि हमारा नाम आएगा, वो शाई फील करती हैं कि हमारा नाम गंदा होगा। लड़कों का कुछ नहीं जाना, बॉस का कुछ नहीं जाना, वो कंपनी चला रहे हैं, ठीक है। वो बात ही नहीं कर पाती। तो बेहतर ये है कि आप एटलीस्ट बात तो करें। जैसे हर कंपनी की HR जब मोस्टली फ़ीमेल होती है तो फीमेल के मैटर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती है। आपको चाहिए कि आप उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें। अगर उनसे नहीं जो है कंपनी में डिस्कस नहीं करना चाह रही है, बाहर मीटअप रख लें, उनसे डिस्कस करें, उनको बताएं। नहीं तो हायर अथॉरिटी में से किसी को अपने साथ ऐड कर लें, ठीक है, उनसे बात करें, उनको अपना केस बताएं। 90% ख़वातीन ऐसी हैं जो यही सोच के रुक जाती हैं कि मेरा नाम ख़राब होगा, मेरी फैमिली इन्वॉल्व होगी इसमें, सोशल बहुत चीज़ें हो जाएंगी। सो वो डर खौफ भी उनमें काफ़ी होता है, तो वो डेट्स वाई वो इस पर बात नहीं कर पाती। सो उनको यही चाहिए कि इस पर मज़ीद जो इसको सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाएं, इसको बातचीत करें ताकि हम उस मेन जड़ को पकड़ सकें जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अगर आप बात नहीं करेंगे तो सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा। सो आपको बात करना ज़रूरी है, आप डिस्कस करें ताकि जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं उसको फॉलो करें। लॉ के अकॉर्डिंग जो है इसका सोल्यूशन हम देख सकते हैं। ठीक हो गया। सिंस यू कॉर्पोरेट ट्रेनर एज वेल, जब कंपनीज आपको हायर करती हैं अनम, तो फिर किस तरह से आप उनको अवेयरनेस के लिए भी कहती हैं और एम्प्लॉयज़ के राइट्स के हवाले से बताने में आप क्या ट्रेनिंग्स का हिस्सा होता है आपकी? जी बिल्कुल, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। इसमें जस्ट एम्प्लॉय का काम नहीं आता, जो उसके स्किल सेट है, जो रिक्वायरमेंट जिस बेस पे उसको हायर किया गया है, जस्ट वो मैटर नहीं करता। इसमें दोनों चीज़ें हैं। आपने राइट्स भी बताने हैं, आपने मेल्स को मेल्स के राइट्स बताने हैं, फीमेल्स को फीमेल्स के बताने हैं, ताकि वो आने वाले वक्त में वो चीज़ें सामने ना आ सके जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, ठीक है। सो मैं दोनों चीज़ें बताती हूँ उनको कि लाइक आपके राइट्स ये हैं, आपने किसी से इस तरह से बात नहीं करनी। अगर कोई फीमेल करती है तो मेल के लिए भी यही है कि वो आके एटलीस्ट इन्फॉर्म करे ताकि हम उस चीज़ तक पहुँचे और उसको रोक सकें, वो ऑन द स्पॉट जो हम टर्मिनेट कर सकें उसको, ठीक है। फीमेल के लिए भी सेम एज इट इज़ है। मैं उनको ये सिखाती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि अगर आपके साथ कोई इस तरह करता है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप उसको शटअप कॉल दें, ठीक है। सबसे पहले उसको वहीं पे स्टॉप कर दें ताकि वो उससे आगे जा ही ना पाए। अगर वो चीज़ें आपसे नहीं कंट्रोल हो रही तो जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि आप अपनी टीम से कंसर्न करें या अपनी सीनियर डिपार्टमेंट है जो आपका, आप उसको बताएं, उसको इन्फॉर्म करें। एट देन ये होता है फीमेल डिस्कस नहीं करती, जॉब स्विच कर देती हैं, ये मैटर नहीं है। इस तरह से अगर आप जॉब स्विच करके खामोश रह जाएंगी तो ये डे बाय डे चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी। यू सो राइट कि डे बाय डे चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन वही बात है कि ख़वातीन जो ज़ाहिर है घर से काम करने के लिए ख़वातीन निकली हैं, बहुत सारी इनमें एम्बिशियस होती हैं, उनको अपने करियर ओरिएंटेड होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जिनको ज़रूरत होती है जॉब की, और फिर वो शायद इस वजह से थोड़ी रिलक्टेंट भी होती हैं कि हमने लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह की बदनामी है उस चीज़ में नहीं पड़ना। अच्छा, ज़ाहिर है बहुत सारी जगहों पर बड़ी अनड्यू डिमांड्स भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, बॉसेस की,
उनको किस तरह से स्ट्रैटेजी, काउंटर स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि अगर ख़वातीन इस तरह का कोई चैलेंज फेस कर रही हैं? अनम, अच्छा, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये है कि अगर आप अपनी कंपनी से कंसर्न नहीं करना चाह रहे, आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे, आप चाहते हैं कि ये चीज़ें डिस्कस ना हो, सबको पता ना लगे कि कंपनी में आपके साथ क्या हुआ है, क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या राइट्स नहीं दिए गए। सो आप, मैंने जैसे पहले बताया कि आप जो कंपनी की HR हैं या अपने कंसर्न टीम है या अपने पेरेंट्स में से किसी को बताएं एटलीस्ट, ताकि वो चीज़ें इतनी स्वेयर ना हो जाए कि वो कंट्रोल ही ना कर पाएँ। ठीक है, आप उन चीज़ों को जड़ से पकड़ लें। थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो गई फ़ौरन उसको पकड़ लें, ठीक है, उसको कंट्रोल करें। और द सेकंड वन चीज़ इसमें ये है कि अगर आप ऑलरेडी इदारे बने हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ना हो सके, सारे इदारे बने हुए हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और मेरा ख्याल है इसका सलूशन निकल आएगा अगर आप खुद बात करें। बात करना ज़रूरी है। अगर आप चुप रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सलूशन का हम कोई भी हल निकाल पाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बी स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं, आपको राइट्स दिए जाते हैं, ऐसे इदारे बने हुए हैं जो आपको आपके राइट्स दिलवा सकते हैं। सो या ठीक हो गया। अनम, ये तो हो गई हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन हम अपनी फील्ड में मैं देखूँ तो ये ऑफिसेस के अंदर नहीं, ऑफिसेस के बाहर के मामलात भी हैं। मैं तो चूँकि स्टूडियोज़ में हूँ, लेकिन मुझे फील्ड रिपोर्टिंग का थोड़ा सा तजर्बा है और मैंने देखा है कि ख़वातीन को बड़ा मसला होता है जी। जो फील्ड में ख़वातीन या बाहर काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे एज ए सेल्स गर्ल काम कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, जिनका उनका डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन है, उनको बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है और बाज नहीं आते हैं मर्द हजरात, माजरत के साथ। क्या करें वो ख़वातीन जी जिनकी मजबूरी है, काम भी करना है, पब्लिक इंटरेक्शन भी करनी है, ख़ुद को सेफ़ कैसे फ़ील करें? अच्छा, जैसे आपने बताया कि प्रोफेशनलिज्म में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और जो प्रोफेशनलिज्म से हट के जैसे आप घर से ऑफिस आते हैं तो उस टाइम पीरियड पे ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं भी फ़ीमेल हूँ, मुझे भी पता आइडिया है, मेरे साथ भी काफ़ी बार ये चीज़ें हो चुकी हैं। सो उसको आपने चीज़ों को जो टैकल इस तरह से करना है कि अगर मेरे साथ जैसे हुआ था, मेरा फ़ोन स्नैच हुआ था, ठीक है, सो उसमें मैंने फ़ौरन एट द स्पॉट मैंने गाड़ी को रोका, उसी टाइम पे रुकवाया कि रोक दे, मैं चेकिंग करूँगी सबकी जी, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। सो उन्होंने बोला कि नहीं आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। मैंने कहा मेरा राइट है, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बैकएंड पे वो इदारे मौजूद हैं जो मुझे राइट दिलवा सकते हैं, ठीक है। मैंने फिर 155 कॉल किए फ़ौरन उसी टाइम पे, मैंने कॉल किया, मैंने उनको बताया कि ऐसे मेरा फ़ोन, मेरा इसमें ID कार्ड है, मेरे इसमें डिटेल्स हर सब चीज़ें हैं, इवन मेरा वॉलेट भी साथ स्नैच हुआ था। सो उन्होंने मेरा सारा अकाउंट्स बंद कर दिए, मैंने उससे FIR दर्ज करवाई उसकी। सो अगर वो इदारे ना होते तो मेरा ID कार्ड कुछ भी हो सकता था, उसका मिसयूज़ हो सकता था। सो मैंने वो स्टेप लिए, मैंने वो खुद चीज़ें इंप्लीमेंट की है। दैट्स वाई मैं आपको भी सिखा रही हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। आप लोगों को उस पर अमल करना है, आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है, कोई लड़का आपको छेड़ रहा है, आप घर जा रही हैं, कुछ भी तंग कर रहा है आपको पता है आपको किसको कॉल करनी है, आपको पता है आपको किसको बताना है। अगर आप किसी को वहाँ पे कह भी देती है ना, खड़ा होकर कह देती भाई ये मुझे तंग कर रहा है, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं क्यों तंग कर रहा है, वो आएगा आपके पास, वो आपकी हेल्प करेगा। तो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग आपकी हेल्प इस तरह से कर देते हैं और इदारे इसीलिए तो बने हैं कि आप उनको अप्रोच करें, उनसे रब्ता करें, बी स्ट्रॉन्ग बने। ये चीज़ें देखिए हर जगह पे होती हैं, सारी पर्सनैलिटी पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, ये फॉरेनर बाहर भी ये चीज़ें होती हैं, उनका सॉल्यूशंस है। सो मैं आपको यही कहूँगी कि आप खुद को इतना डर के ना रहें, खुद को सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, आप उसको मोटिवेट करें, आप कर सकती हैं, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। डर के ना रहे अनम, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे यहाँ इसलिए डिसएग्री कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन, आप लकी उनमें से हैं कि आपकी हेल्प भी हो गई, आपकी चीज़ें सॉर्ट भी हो गई, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन को इस तरह के चैलेंजेस रहते हैं, उन्हें वैसे ही बड़ी बेतबारी हो गई है, मुझे तो लगता है। आखिर में जी, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बॉसेस होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, एनीथिंग यू वांट टू से थ्रू आवर प्लेटफॉर्म? अच्छा, उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी, वो ये है कि चूँकि आपने जैसे बात की है, मैं आपको बता रही हूँ कि इदारे मौजूद हैं, तो कानून के लिए सब लोग एक बराबर है, चाहे वो बॉस है, चाहे वो मैनेजमेंट में, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो आम एम्प्लॉय है या ऑफिस बॉय है। अगर कोई भी आपको हरेस कर रहा है, आपको फिज़िकल कर रहा है, आपको वर्बली कर रहा है, आपको टेक्स्ट कर रहा है, तंग कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसको रिपोर्ट करें, ठीक है। डजेंट मैटर कि वो बॉस है तो आप उसको अप्रोच नहीं कर सकते या आप उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते, कानून के लिए सब बराबर हैं, कानून सबको पकड़ता है, ठीक है। अगर आप रिपोर्ट करेंगे और उस पर जो स्टैंड लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ मज़ीद बढ़ेगी और इस पर कोई एक पर्सन जो है ना वो काम नहीं कर सकता।
हम सब फीमेल्स को मिलकर ठीक है, हम सबको फीमेल्स को मिलके काम करना है। थैंक यू वेरी मच अनम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनम हमारे साथ मौजूद थी जी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। हर साल 4 अक्टूबर को जानवरों का आलमी दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का पर्पस भी यही है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, ख़ास तौर पर जो बेघर जानवर हैं उनके मसाइल के हवाले से। और आज हमने सोचा कि हमारे इर्द गिर्द हम जब आ जा रहे होते हैं, हमारे घरों के आसपास, हमारे ऑफिस के पास बहुत सारे ऐसे आपको जानवर नज़र आते हैं, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिनको इश्यूज़ होते हैं लेकिन उनको शेल्टर उस तरह से नहीं अवेलेबल होता। उनके राइट्स के हवाले से हमारे यहाँ ये नॉर्मली प्रैक्टिस है कि हमने आते जाते बिला वजह, बिला ज़रूरत किसी भी जानवर को कोई पत्थर मार देना है, कुछ पाँव मार देना है, ये प्रैक्टिस हमारे घरों में है और फिर हमारे बच्चे भी वही काम करते हैं और फिर वो हम देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। दिस इज़ नॉट एन्जॉयमेंट। आप किसी बेजान तो नहीं, जानदार चीज़ को बिला ज़रूरत आप उसको तंग कर रहे हैं, ये भी एक बहुत गलत चीज़ है। इस पे भी आज हमने बात करनी है कि ये जो हम जानवरों की हिफाजत कैसे करें, इसकी बात को यकीनी कैसे बनाया जाए। युसरा कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और टार्ज़न के नाम से अपना एक शेल्टर होम भी चलाती हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक। आज का दिन ज़ाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप चूँकि इस हवाले से काम भी कर रही हैं तो यू आर द पर्टिनेंट गेस्ट। आप अवेयरनेस है युसरा लोगों को कि हमने बिला वजह, बिला ज़रूरत, और अगर हमने इन जानवरों को रेस्क्यू करना है तो कैसे करना है? लोगों को वाकई में अवेयरनेस नहीं है, वो किसी का दर्द नहीं समझ पाते। और एक ये भी नहीं है कि एक स्पेसिफिक क्लास है जो वो टॉर्चर करती है। ये हर घर का मसला है, हर क्लास में यही होता है। और कुछ लोगों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि उनका अपना जानवर तो ठीक है, बट बाकी जो जानवर हैं जो उनकी ओनरशिप में नहीं आते वो उनको टॉर्चर करते हैं। कुछ लोग खाना भी डालते हैं, उनको अच्छा बिहेव भी करते हैं उनके साथ। जहाँ तक उनके शेल्टर की बात है तो बिल्लियों को हमारे यहाँ काफ़ी हद तक एक्सेप्टेंस है। गराज में आ जाती हैं, लोग खाना डाल देते हैं, गाड़ियों के नीचे सो भी जाती हैं, लेकिन गधे और कुत्तों के लिए हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं है। उनको एक ऐसा बुराई का सिम्टम ही या सिंबल ही समझा जाता है। अच्छा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, नॉर्मली लोग कुत्तों से डरते भी हैं, दैट्स व्हाई दे आर बेटर, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है रखने का, लेकिन बहुत सारे लोग डर की वजह से भी नहीं करते। डर भी है नो डाउट, अगर बाइट हो तो वो बड़ा पेनफुल एक सारा रहता है, लेकिन रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक उनके माइंड में होती है बात कि कुत्तों को आपने अच्छा कंसीडर करना ही नहीं है। ये पॉइंट होता है। अच्छा युसरा, अब मुझे बताएं कि ये दिन मनाने का पर्पस जो है 4 अक्टूबर को, ये दिन अवेयरनेस पूरी दुनिया के अंदर, इनफैक्ट जब भी हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो टुवर्ड्स एनिमल, उनके राइट्स को लेकर, उनको ह्यूमैनिटी दिखाने से के हवाले से, ये सब चीज़ें वेस्ट में बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान में विद टाइम आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है? अवेयरनेस आ रही है, बट एक उनकी फेवरेट सर्टेन ब्रीड की हद तक। जो हमारे लोकल ब्रीड है, जो बेचारे सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं, उनके लिए अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसी दिन के हिसाब से आपने नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ स्कूल्स में अब एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बच्चों को कहा जाता है आप अपने पेट्स लेकर आएं। बिल्कुल ठीक है। चूँकि यूजुअली लोगों ने नहीं रखे होते, फिर वो करते हैं कि उसी दिन मार्केट गए, 2 रैबिट्स लिए, 2 छोटे किटन्स लिए और वो अगले दिन बच्चों के साथ स्कूल में चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब वो एनिमल डे और स्कूल में वो पेट डे ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो अबैंडन किए जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कि एक दिन की सेलिब्रेशन आप जानवर की ज़िंदगी तबाह कर दें, उसको दोबारा सड़कों पे छोड़ दें, ये ज़रा ठीक होने वाली बात है। यहाँ पे काम चाहिए। आप अपने शेल्टर होम के हवाले से बताएं क्या कि कब से आप काम कर रही हैं और किस तरह से आप जानवरों को रेस्क्यू करते हैं, उन बात को मेक श्योर करते हैं, और आपकी टीम में और कितने मेंबर्स हैं? जी मेरे साथ मेरे कुछ वेट्स हैं और कुछ वर्कर्स हैं जो कि सारा काम करते हैं।
जो एक्चुअली नीडी केस होता है, जो शायद खुद खा पी ना सकता हो, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो, कोई वाकई में इंजरी हो, हम उस तरह के केसेस उठाते हैं। अदरवाइज़ कॉल्स तो हेल्दी एनिमल्स की भी आती हैं। ठीक है। वो भी लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि या तो उनके पेट्स शेल्टर में चले जाए और उनकी जान छूट जाए, या अगर उनके गली मोहल्ले में कोई कुत्ता बिल्ली नज़र आ रहा है तो वो उनको नज़र ना आए दोबारा। ठीक है। ये होता है। बाकी बस जब कॉल्स आती हैं हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं कि कितना जेन्युइन केस है, लेने वाला है या नहीं। उसको लिया, उसको शेल्टर दिया, खाना देते हैं, उसकी मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके वैक्सीन का टाइम आ जाता है जब वो स्टेबल हो जाता है। उसके बाद हम उसको स्पे या न्यूट्र करते हैं, उसकी जेंडर के मुताबिक उसकी नसबंदी की जाती है ताकि वो मज़ीद बच्चे ना दे और सोसाइटी के ऊपर वो बर्डन ना हो कि क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी एक्सेप्टेंस लिस्ट में है ही नहीं जानवर। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा युसरा, जाहिर है हम आम इंसानों से बड़ी मुश्किल से इंसानियत दिखाते हैं जी। और ये बड़े हौसले की बात होती है बिकॉज यू आर रनिंग अ शेल्टर होम फॉर एनिमल्स। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कैसे इतनी जो हमदर्दी आती है, क्योंकि किसी जानवर को लेकर आना, उसका ख्याल रखना, उसकी हर चीज़ को करना, हमारे यहाँ इतनी बिजी लाइफ और इन सारी चीज़ों में जिनको शौक है वो तो है, लेकिन एक आम इंसान के अंदर इस इमोशन को डेवलप करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। डोंट यू बिलीव दैट? देखिए, इंसानियत तो सब में है। ठीक है। बाज़ लोगों को सिर्फ बेजान चीज़ों, अपने फर्नीचर से ही बहुत प्यार होता है। आई गेट इट। ठीक है। वो कहीं पे भी जाएंगे उनको पता है क्या है, एंटीक है, कौन सी लकड़ी है, इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है। उनको इसी तरह जानवरों का भी है, थोड़ा सा स्क्रैच करने की ऊपर से ज़रूरत है। जब वो अनकवर होना शुरू हो जाता है तब वो उनमें सेंसिबिलिटी आना शुरू हो जाती है। फिर वो केसेस खुद जज कर सकते हैं और हर जानवर की जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो अच्छा मुझे ये बताएं उसका, अब ये तो आप अपने तौर पे चला रही है शेल्टर होम, स्टेट इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे गली मोहल्ले हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस तरह के लोग हैं, और ठीक है कुछ चीज़ें हैं कि कुछ हमारे यहाँ प्रैक्टिस भी है कि हमें जान के छेड़खानी करनी है, लेकिन उसके अलावा वाकई में आपकी जब अगर आप डॉग्स की बात कर रहे हैं या इस तरह के स्ट्रे एनिमल्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। तो क्या इस बात को मेक श्योर करने के लिए किया जाना चाहिए? अपने तौर पे तो हम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत क्या कर सकती है इस हवाले से कि इस पे भी तवज्जो दी जाए? देखिए, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी किसी भी चीज़ की, जानवर हो या इंसान, वो एंड ऑफ द डे हार्मफुल ही है। ठीक है। बीमारियां ज़्यादा होती हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा पूरा, तो वो एग्रेशन में आएंगे, लाजमी आएंगे। हुकूमत जो कर सकती है वो इनकी पॉपुलेशन को कम करे और इनको एंटी रेबीज़ इंजेक्शन जो वैक्सीन है वो लाजमी लगने चाहिए। बट कोई भी सोसाइटी हमारी आप देखें गेटेड नहीं होती, हर तरीके से खुली हुई है। जब इतना ज़्यादा खुला होगा, आप एक तरफ से कुत्तों को पकड़ते हैं, वही दूसरी साइड पे जा रहे हैं, कोई टैगिंग नहीं है प्रॉपर, कोई निशानी नहीं है उनकी, तो ये जो है ना सिलसिला बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस मामले में हुकूमत को बड़ा सीरियसली इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एनिमल वेलफेयर नहीं है, इसमें इंसान भी बराबर के शरीक है। you're right. क्योंकि खुदा न ख्वास्ता आउटब्रेक्स कुछ ऐसे बीमारियों के आ जाते हैं जो वो जानवरों के लिए भी नुकसानदेह और इंसानों के लिए भी हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच युसरा, बहुत शुक्रिया। युसरा कुरैशी हमारे साथ मौजूद थी जी, एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी हैं, अपना शेल्टर भी चलाती हैं। आज हम इनसे बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, मैं आपसे इजाज़त लेने लगी हूँ मंडे तक के लिए। कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा, वो आपने देखने बिल्कुल नहीं भूलना। लेकिन जाते जाते हम आपको आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक किचन क्लिनिक हमारा सेगमेंट है वो दिखाने वाले हैं कि आपका जो किचन है वो आपका क्लिनिक भी बन सकता है। किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आपकी हेल्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो आज तैयबा मासूमा ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद है हमारे किचन में, और किचन के अंदर आप उसको अपने क्लिनिक के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इस हवाले से बता रही हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम जी, तबीबा मासूमा ज़हरा आपके किचन क्लिनिक से। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, यू हैव बीन सीइंग मी, मेरा तिब से ताल्लुक़ है, हर्बल मेडिकेशन है, और आज हम किचन क्लिनिक में आपके घर से, आपके घर की चीज़ों से आपको कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स बनाना बताएंगे, ऐसे टोटके या ऐसी रेसिपीज़। मैं हमेशा कहती हूँ कि टोटके नहीं होते, ये प्रॉपर रेसिपीज़ होती हैं, प्रॉपर रेमेडीज़ होती हैं कि जो आपको आराम देती हैं। सो चलें, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसे सीज़न चेंज होने वाला है और हो रहा है, इम्यूनिटी बच्चों की डाउन जा रही है, बड़ों की डाउन जा रही है बिकॉज ऑफ द स्मॉग। हर कोई परेशान है कि स्मॉग आने वाली है और उसका इलाज कैसे किया जाए, उससे प्रिवेंशन कैसे की जाए। तो पहले हम करते हैं इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं जो डेली बेसिस पे आप ले सकते हैं। गार्लिक, अगर आपको पता है, जिस तरह लहसुन जो है वो कुदरती एक ऐसी बेहतरीन परवरदिगार की बनाई हुई चीज़ है कि जो आपको आपकी इम्यूनिटी बिल्डिंग में बहुत कारआमद साबित होती है। तो गार्लिक का इस्तेमाल जो है डेली, रोज़ाना सुबह उठ के एक ताज़ा गार्लिक को खा लेना, एक ताज़ा गार्लिक ले लेना, सादा पानी के साथ बेहतरीन है। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी 4 जवे खाएं, 2 खाएं या 1 खाएं, तो मैं हमेशा कहती हूँ 1 इज़ इनफ, बड़े से लेके छोटे तक। और इसको कभी पका के ना खाएं, इसको ताज़ा कच्चा चबा के खाने से आपको ज़्यादा इसके फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि जब हम इसको पका लेते हैं या हम इसको स्टीम कर देते हैं या हम इसको किसी चीज़ में जला लेते हैं तो इसका pH स्केल बैलेंस जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो गार्लिक को डेली सुबह लेना बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आपको पता है हल्दी की अगर हम बात करें तो ये बेस्ट एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल मेडिकेशन के तौर पे इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। हल्दी का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीका जात से होता है। अगर आपको खांसी है, बलगमी खांसी है या खुश्क खांसी है, तो शहद के 1 चम्मच पे 1 चम्मच अगर आप शहद लें, उसके ऊपर तकरीबन आधा चम्मच हल्दी का, यानी ज़्यादा 2 भर के चुटकी हल्दी के डालें। और हल्दी कभी भी काली मिर्च के बगैर हज़म नहीं होती। इसके अंदर जो एलिमेंट पाया जाता है क्यूक्यूमिन, वो हमें पूरी तरह से मिलता नहीं है, तो थोड़ा सा बीच में काली मिर्च डालेंगे। इसको बच्चे या छोटे जिनको भी खांसी है वो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम ले लें। ये 5 दिन के लिए आपके लिए एंटीबायोटिक का भी काम करेगा। तो ये आपने लेना है सुबह और शाम 5 दिन के लिए अगर खांसी हो गई है। और अगर खांसी नहीं है तो इसका इस्तेमाल चाहे ना करें, लेकिन आने वाले मौसम, बदलते मौसम के साथ आपके किचन में एक और इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए बेहतरीन चीज़ है, और वो है दूध हल्दी वाला, जिसको हम गोल्डन मिल्क कहते हैं। तो दूध के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब बनाने का तरीका, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे, डॉक्टर साहिबा, तबीबा साहिबा, हमने हल्दी तो ली, दूध भी पीते हैं, लेकिन हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसका फ़ायदा क्यों नहीं होता? बिकॉज़ आप उसकी रेसिपी को सही तरह से फॉलो नहीं करते। याद रखिए, दूध अगर 1 कप है तो आधा कप पानी लीजिएगा, उसके अंदर छोटी सी 1 पीस, 1 आधा इंच दालचीनी, अगेन उसके अंदर आपने लेनी है हल्दी 1 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून के बराबर आपने हल्दी लेनी है। और हल्दी के साथ, जैसे मैंने पहले बताया कि हल्दी के फ़वाइद आप पूरी तरह से नहीं ले सकते अगर उसके अंदर काली मिर्च शामिल नहीं है। 1 चम्मच अगर हल्दी है तो 1/4 टीस्पून काली मिर्च ये बीच में डलेगा। आपके सामने ये मैंने डाल दिया है। इसको आपने उबलने रख देना है, उबालें इतना कि पानी जो डाला है आपका खुश्क हो जाए। पीने से पहले इस हल्दी दूध में 1 चम्मच देसी घी या 1 चम्मच आमंड ऑयल या 1 चम्मच जैतून का तेल, ये है प्रॉपर गोल्डन मिल्क बनाने का तरीका। अब अगेन ये इम्यूनिटी बूस्टिंग है, आने वाले विंटर्स के लिए आपके लंग्स को, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को तैयार रखेगा। जिसम में खुश्की का मर्ज़ है अगर आपको सोराइसिस है, अगर आपको स्किन का कोई इशू है जिसमें ड्राइनेस का एलिमेंट, डैंड्रफ ज़्यादा है, तो ये बेहतरीन काम देगा। और उसके साथ साथ आपको आपके लंग्स को टॉनिफाई करने के साथ साथ आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। अंदर अगर कोई इन्फ्लेमेशन है तो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को दूर करेगा, दर्दों में आराम देगा। तो ये बेहतरीन गोल्डन मिल्क जो कि सर्दियों का तोहफा होना चाहिए। डेली रात को, मैं हमेशा कहती हूँ कि शाम 6-7 बजे के बाद आप अपना डिनर कर लीजिए। उसके बाद रात को सोने से पहले पूरी फैमिली के लिए आप ख़वातीन जो हैं वो 1-1 ग्लास हल्दी दूध पिलाने लग जाएं तो यकीन जानिए आपको हमारे
तबीब या डॉक्टर्स के पास जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका अपना किचन आपके लिए क्लिनिक का काम करेगा। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। इसके साथ बात करते हैं जिन लोगों को हाजमे की ख़राबी है, हाजमा ठीक नहीं रहता, बर्ब्स आते हैं, मुंह से स्मेल आती है, खाना हज़म नहीं होता, पेट ब्लॉटेड हो जाता है, खाना खाते साथ ही फूल जाता है, IBS का इशू है, पखाना कभी सख्त कभी नरम, कभी डायरिया लग गया, कभी कॉन्स्टिपेशन होगी, उनके लिए डेली बेसिस पे एक पानी बनाने को मैं आपको बता रही हूँ, वो आपने रात को बना के रख लेना है और सुबह सारा दिन उठते साथ ही पहले 2 ग्लास अगर आप ये पानी पी लें तो आपका जो निज़ाम इंहज़ाम है वो साफ़ भी होगा, ठीक भी होगा और आपकी जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं उसके साथ आप ये ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको हाइपरटेंशन है ड्यू टू एसिडिटी है तो वो भी ठीक होगी। अगर आपका डायबिटीज़ है ड्यू टू एसिडिटी, अब खाली चीनी खाने से आपका शुगर लेवल हाई नहीं होता। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत परहेज़ करते हैं बट हमारे डायबिटिक लेवल्स जो हैं, हमारे शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं होते। तो ऐसे में आपने करना क्या है, 1 चम्मच सौंफ, इसको हम ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 1 चम्मच अगर हम सौंफ लें, 1 टीस्पून सौंफ है, आधा टीस्पून अनारदाना, अनारदाना हर किचन में मौजूद होता है, सौंफ हर किचन में मौजूद होती है, तो आधा चम्मच जो है अनारदाना, 2 सब्ज़ इलायचियाँ थोड़ा सा खोल के इसको आप रात को 2 ग्लास गर्म पानी में भिगो के रख लीजिए। इसके साथ अगर आपके पास पुदीना है घर पे ताज़ा तो ताज़ा पुदीना डाल लें, उससे बेहतर चीज़ नहीं है। और अगर सीज़न में नहीं है तो दूसरा पुदीना आप ले सकते हैं। तो अगर ताज़ा पुदीना नहीं है तो पुदीने के 5 पत्ते सूखे पुदीने के, और अगर ताज़ा है तो 10 पत्ते, ये डाल के 2 ग्लास गर्म पानी में डाल के ओवरनाइट सोक कर दें। सुबह उठें, इसको छान लें और सुबह की पहली खुराक में ये 2 ग्लास पानी के पहले पी लीजिए अपने नाश्ते से पहले। तो आपके पेट में अगर कहीं दर्द रहती है, IBS का इशू है, ब्लॉटिंग है, इवन के कॉन्स्टिपेशन है, तो ये उसको ठीक करेगा और आपको फ़ायदा देगा। होपफुली ये टिप्स और ये रेमेडीज़ आप इस्तेमाल करेंगे और हमारे चैनल पे ज़रूर बताएंगे ताकि हम इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स आपके पास लाते रहें। शुक्रिया। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ 1 क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताज़ा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com